आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के बारे में, जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाने वाले हैं। इसमें अध्याय 8, कक्षा 10वीं का जो अध्याय 8 है, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनैतिक संगठनों की स्थापना किस प्रकार से हुई। इससे पहले हमने आपको स्थापना किस प्रकार से हुई और स्थापना होने का क्या कारण था, भारतीयों ने कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, और उदारवादी और उग्रवादी के विषय में आपको हम जानकारी देंगे। देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, तो इतिहासकारों का मानना है कि हुब और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि हुब नहीं चाहते थे कि सरकार से असंतोष जनता हिंसा का मार्ग अपनाता। वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे, और संवैधानिक मार्ग अपनाना चाहते थे। संवैधानिक मार्ग से आशय है प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगों को पूर्ण करे। तो हुब का मेन उद्देश्य ये था। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो हेमचंद्र चंद्र बनर्जी, और संस्थापक तो हुब थे। तो इस प्रकार से एक प्रश्न भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुब ने किस उद्देश्य से की थी। तो आपको हुब ने किस उद्देश्य से की थी, तो इसका आंसर भी लिखना है। हुब यही चाह रहे थे कि जो भारतीय जनता के ऊपर जो अत्याचार पहले हुए हैं, तो वो अत्याचारों से जनता क्या हो चुकी है, आक्रोशित है। तो जनता आक्रोशित होकर के कुछ गलत मार्ग न अपनाए, इसलिए उन्होंने यह कार्य किया कि इन्हें एक संगठन एकत्रित कर दिया जाए और इनका जो भी कार्य है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। इसी प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में एओ हुब का नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि वे तात्कालिक परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार के साथ खुलकर के संघर्ष नहीं कर सकते थे, और वे ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचार को लाभदायक मानते थे और हुब के विचारों से पूर्णतः सहमत थे। व्यवहारवादिता इसी में थी कि वे एक मंच तैयार करें, हुब के सहयोग प्रदान करें तथा देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। मतलब कांग्रेसी जो आपसी जो व्यक्ति हैं या एक संगठन बनाना चाहते थे कि एक साथ एकत्रित होकर के ही देश के लिए कुछ किया जा सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर के भी हुई थी कि एक मंच तैयार हो, कि सारे व्यक्ति एकत्रित हों और एक मंच तैयार हो, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी और ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराशा और विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्रव्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए कुछ विद्वानों ने उसे राष्ट्रीय चेतना की भी अभिव्यक्ति मानते हैं, जो कांग्रेस की स्थापना को राष्ट्रीय चेतना की भी अभिव्यक्ति मानते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हेमचंद्र चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसके क्या उद्देश्य है, तो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य देखिए कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना। मतलब सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देना। फिर दूसरा था अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म और प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्वक और व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना, और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विकसित और संगठित करना, जिसका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। फिर है तात्कालिक महत्वपूर्ण और सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से उसका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। जिन दिशाओं में और जिन तारीखों में अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए, उनका निर्धारण
करना इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य थे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद और उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उसके प्रथम अधिवेशन में सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों के प्रतिनिधि ने भाग लिए। जब इसका संगठन बना तो सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। लोकमान्य तिलक के कांग्रेस में आगमन पर यह संस्था जनसाधारण के निकट तक आई और गांधी जी के काल में इसका राष्ट्रव्यापी रूप बना लिया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। समय के साथ साथ कांग्रेस के रीति नीति में भी परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की विचारधारा में विभिन्न विचारधाराएं भी उसमें पल्लवित और पुष्पित हुई। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का स्वरूप क्या था, इस अध्याय में इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। उदारवाद और उग्रवाद, राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1885 से 1905 का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम आगे उग्रवाद के भी बारे में पढ़ेंगे। तो उदारवादी युग कौन सा साल है, तो उदारवादी है 1885 से लेकर के 1905 का जो युग है उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में थी, तो देखिए उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। इन नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, महादेव गोविंद रनाडे ये नेता थे। ये नेता उदारवादी राजनीति में विश्वास रखते थे तथा प्रत्येक उद्देश्य को क्रमिक और संवैधानिक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। ये लोग हिंसा करना नहीं चाहते थे, क्रांति नहीं चाहते थे। उदारवादी संवैधानिक तरीके में विश्वास करते थे। तो इनका क्या तरीका था, उदारवादियों का तरीका था संवैधानिक तरीका था। ये प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादियों ने इंग्लैंड की जनता में राजनीतिज्ञों को प्रभावित करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां भेज रखा था। इंग्लैंड की जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए उदारवादियों ने लंदन से इंडिया नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना आरंभ किया। उदारवादी प्रतिवर्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते थे, यानी प्रतिवर्ष अपनी मांग रखते थे, एक लिखित मांग रखते थे और अपनी मांगों के औचित्य को समझाने का प्रयास भी करते थे। उनके कार्यक्रम में जन आंदोलनों के लिए कोई स्थान न था और उन्हें भय था कि आंदोलन के कारण अराजकता पैदा होगी, मतलब वे आंदोलन करना नहीं चाहते थे। भारत में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और शासकीय कर्मचारी भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते थे, परंतु धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा ब्रिटिश हितों के विरोधी कहकर यह घोषणा कर दी। जो अंग्रेज सरकार है उसने कांग्रेस का जो संगठन बना था उसको अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कह दी और ब्रिटिश हित के विरोधी भी कह दी। कांग्रेस का यह वर्ग उदारवादियों की नीति को पसंद नहीं करता था। उनका एक वर्ग जो था, कांग्रेस का एक वर्ग उदारवादियों की नीति को पसंद नहीं करता था। उनका मानना था उदारवादियों का कि उदारवादी राजनीति भिक्षावृत्ति की नीति अपना रही है। धीरे धीरे उदारवादियों में भ्रम भी ब्रिटिश सरकार से टूटने लगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके प्रस्तावों पर ध्यान नहीं देने लगी। कांग्रेस के प्रारंभिक काल में स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई। जब कांग्रेस का गठन हुआ तब स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई, लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक में तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उदारवादियों की उपलब्धि और उनके महत्व देखिए। उदारवादी प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों के माध्यम से अपनी मांग मनवाने में सफल नहीं हो पाए थे, किंतु उदारवादियों को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस को शैशव काल में राष्ट्रीय संघर्ष के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने भारतीयों को देश की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच तैयार किया, भारतीयों को देश की समस्याओं से अवगत कराने के लिए एक मंच तैयार किया। राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। यद्यपि उदारवादी ब्रिटिश शासन को कल्याणकारी मानते थे। अब देखिए उदारवादी के द्वारा उदारवादी कांग्रेस की मांग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में अन्य अवसरों पर उदारवादियों ने जो मांगे प्रस्तुत की उनमें से प्रमुख थी प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। प्रांत और केंद्र के
विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य उनमें वृद्धि की जाए। प्रशासनिक सेवाओं में का भारतीकरण किया जाए। जो प्रशासनिक सेवा हैं उनमें उनका भारतीकरण किया जाए। सेवा पर जो खर्च ज़्यादा होता है उसको कम किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भार भारत सरकार पर न डाला जाए। जो ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा की जा रही है उसका भी खर्च भारत सरकार को ही वहन करना पड़ता था, तो वो खर्च भारत सरकार पर न डाला जाए। कुटीर उद्योग और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। अधिक से अधिक मात्रा में भारत में कुटीर उद्योग खोले जाएं और उसको तकनीकी शिक्षा को विकसित किया जाए। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति रखी की जाए और किसानों पर से जो कर के बोझ को वो कम किया जाए। तो ये उदारवादियों की मांगें थी। यदि प्रश्न में आया कि उदारवादी की क्या क्या मांगें थी तो अपने को इसको नोट करना है। तो इस प्रकार से उदारवादियों की मांगें थी। लेकिन उदारवादियों की जो नीतियाँ थी उसको देख करके जो कांग्रेस का कुछ वर्ग है उसे पसंद नहीं करने लगा। वो सोच रहे थे कि ये शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज लोग भारत को स्वतंत्र नहीं करने वाले हैं, इसीलिए कुछ दिनों के बाद ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी मतलब शांतिपूर्ण ढंग से कार्य हो गया। तो हम अगले वाले जो पार्ट में हम आपको उग्रवादियों की विचारधारा के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे और उग्रवादियों का उदय किस कारण से हुआ इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप देखिए इसमें जो 2 प्रश्न दिए गए हैं और एक प्रश्न ये है कि उदारवादी कांग्रेस की क्या मांगे थी। आप इसे तैयार कर दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चीज़ें बताई जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।